તમને ખબર છે કે આપણા ઘરના સેનિટરી વેર કેવી રીતે બને છે? એ જાણવા માટે હું જઈ રહી છું આજે કડી, અને અમદાવાદથી કડી 46 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે. અને કડીમાં એક એવી કંપની કે જે આખા ઇન્ડિયામાં ફોર્સેટ વેર અને સેનિટરી વેરના સૌથી મોટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે. ચલો, પછી એ આપણા ઘરની સિંક હોય કે પછી ટોયલેટ સીટ્સ હોય, નળ હોય, શાવર હોય, આ કઈ રીતે બને છે એ જોવા માટે હું જઈ રહી છું સેરા સેનિટરી વેર લિમિટેડની ફેક્ટરીમાં. ચલો તમને પણ બતાવું કે કઈ રીતે આ બધી જ વસ્તુઓ બને છે. પહેલી વખતનો અનુભવ ખૂબ યાદગાર અને સ્પેશિયલ હોય છે. જ્યારે પણ કોઈના ઘર કે ઓફિસમાં એન્ટર થઈએ તો મહત્વનું છે એ જગ્યાની વાઇબ. વાઇબ જો પોઝિટિવ હોય તો કોઈ પણ વિઝિટ સફળ રહે છે. અને એવી જ એક પ્રથમ અને સફળ વિઝિટ મારી પણ રહી સેરા સેનિટરી વેર લિમિટેડમાં. આજે આપણે એ દરેક જગ્યાની અને દરેક પ્રોડક્ટની વિઝિટ કરવાના છીએ કે જે અત્યાર સુધી એમણે ટેકનોલોજીની સાથે આગળ વધારી છે. ચલો શરૂઆત કરીએ. ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણા ઘરના સેનિટરી વેર બને છે કઈ રીતે? ચાલો સેરા સેનિટરી વેરના શ્રી વિવેક આદનકરને મળીએ કે જે સેરા સેનિટરી વેર અને પ્રોડक्शन वाइस प्रेसिडेंट है. मैं आपको सैनिटरी वेयर का कंप्लीट प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. ये सारा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. अभी हमने जैसे देखा, हमने रॉ मटेरियल्स देखा. इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो क्ले होता है. वो क्ले से हम लोग उसका मिट्टी है, वो मिट्टी का हम लोग घोल बनाते हैं. वो घोल बनाने के बाद वो हम लोग उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में उसको शेप देते हैं. ओके, तो ये है हमारा इसको हम लोग स्लीप हाउस और मिल हाउस बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग स्लीप मतलब मिट्टी का घोल और उसके ऊपर जो सफ़ेद वो कोटिंग चढ़ता है उसको हम लोग ग्लेज बोलते हैं. ये डिपार्टमेंट में वो बनता है. ये है कास्टिंग प्रोसेस है. कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने देखा कि जो मिट्टी का घोल बनता है, वो सारा घोल प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में भरते हैं. उसके बाद कुछ देर वैसे रखने के बाद उसको निकालते हैं, तो ये प्रोडक्ट का जो शेप है वो शेप का प्रोडक्ट बाहर आता है. इस तरह से ये प्रोसेसिंग होता है. जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस मुझे भी आज देखने को मिल रही है. अभी हम जो देख रहे हैं ये कास्टिंग होने के बाद का पीस है. जैसे आप देखिए, ये घोल मिलाने के बाद जो इसमें डाला, ये जो प्रोडक्ट का जो शेप होगा, ये शेप के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया. मतलब ये अभी भी गीला है? अभी भी गीला है, ये सॉफ्ट है अभी भी. अगर आप हम इसको दबाएंगे तो अभी भी सॉफ्ट है ये. तो इस तरह से ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है. फिर इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, ये कंडीशंस में इसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है. सो पहले हमने रॉ देखा, उसके बाद हमने मोल्डिंग जो कास्टिंग था, वो कास्टिंग आपने अभी अभी बताया विवेक जी कि वो जो कास्टिंग था वो मैन्युअली था. और ये जो है वो पूरा ऑटोमेटिक है. यस. ये किस तरह से है ऑटोमेटिक? वो जो कास्टिंग अभी हमने देखा वो सेमी ऑटोमेटिक कास्टिंग है. उसमें क्या होता है, हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमेशा हमारे लोगों का फटीग कम हो. इसके लिए हम लोग उसको ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. और इसी तरह से हम लोगों के पास ये हाई प्रेशर कास्टिंग है. इसका एडवांटेज ये होता है कि ये एक दिन में मल्टीपल कास्ट कर सकते हैं. और इसका फिनिशिंग भी बेहतर होता है. और ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिक कास्टिंग कैटेगरी में आता है. हमारे पास वर्ल्ड में ये बिजनेस में जितनी अच्छी या बेटर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, वो सारी टेक्नोलॉजीज सेरा के पास अवेलेबल है. क्या बात. और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनने के बाद इस तरह से ये प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है. कभी गुजरात फर्स्ट के व्यूअर्स ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसी एक जगह पे लेके आएंगे जिसका दिमाग में कभी किसी को आइडिया नहीं आया होगा कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे भी हम आपको लेके आएंगे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. और हमारे घर में जितने भी बाथरूम में और वॉशरूम में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारी मैन्युफैक्चर कैसी होती है. चलिए चलते हैं.
अभी ये जो जगह है इसको ग्लेजिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके। ये ग्लेजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम क्ले से प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में एक शेप देते हैं, वो शेप देने के बाद उसके ऊपर ग्लेज का एप्लीकेशन होता है। और हमारे पास हाईटेक ग्लेज एप्लीकेशन प्रोसेस है जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये रोबोटिक ग्लेजिंग है। ये रोबोटिक ग्लेजिंग ये यूनिफॉर्म कोट देता है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, और ये हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रोडक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, सो ये जो हमारे पीछे दिख रहे हैं ये दोनों रोबोट हैं। ये दोनों रोबोट्स हैं और इस ओके। तरह के हमारे पास और भी रोबोट्स हैं जो इस समय प्रोसेस में हैं। ओके। ये जो रोबोटिक ग्लेजिंग हमने देखा अभी, हाँ। ये रोबोटिक ग्लेजिंग होने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स है ये किल में जाता है। किल मतलब भट्टी, जिसको हम लोग भट्टी में अपनी भाषा जाता में है। भट्टी ओके। बोलते हैं, वो ओके। भट्टी में जाता है। वहाँ ओके। पे 1200 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हाँ। पास होना होता है। तो अच्छा। उसके लिए ये ओवरहेड कन्वेयर है जिससे ये किल इसको किल बोलते हैं। ओके। तो किल में जा रहा है। और ओके। किल हमारे पास 2 इम्पोर्टेड किल्स है। ओके। हमारे पास टोटल 6 किल्स है जिसमें से 2 टनल किल्स है। સો અત્યારે આપણે એ જગ્યા પર છીએ કે જે ફેક્ટરીમાં સૌથી વધુ હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે અને સૌથી વધારે ગરમી જો કહેવાય તો એ આ જગ્યા પર છે, એટલે કે 1200 ડિગ્રી, मतलब 1200 डिग्री जितना ये गर्म है। सो ये प्रोडक्ट ग्लेजिंग के बाद, ग्लेज एप्लीकेशन के बाद हाँ, तो- ये प्रोडक्ट को फायरिंग प्रोसेस में जाना होता फायरिंग? है। फायरिंग, ओके। इसको फायरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अभी हमने जैसे रोबोटिक ग्लेजिंग देखा, हाँ। उसी तरह से हमारे पास और भी मेथड्स है ग्लेजिंग करने के, वो हम आगे देखेंगे कि किस ओके। तरह से और भी दूसरे प्रोसेस से हम लोग ग्लेजिंग करते हैं। सो ये जैसे हमने अभी मिट्टी का घोल बनते हुए देखा। हाँ। मिट्टी का घोल कास्टिंग के पहले हम लोगों को एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाना होता है कि वो प्रोडक्ट का शेप देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाते हैं। तो ओके। ये आप देख रहे हो, ये मेरे सामने ये अलग अलग प्रोडक्ट के मोल्ड्स हैं, जी। जिसमें बाद में कास्टिंग में हम लोग उसके अंदर स्लरी या मिट्टी का घोल पोर करके हम लोग प्रोडक्ट को शेप देंगे। अच्छा। यहाँ पे टोटल हमारे सैनिटरी वेयर फैक्ट्री में लगभग 3000 लोग हाँ। काम करते हैं। अच्छा। तो अगर इस समय बोलेंगे आप तो 1000 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। जी। और ये जो सारा प्रोसेस हम देख रहे हैं, जी। इसको हम लोग केस बोलते हैं। इससे मोल्ड्स बनते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मोल्ड्स की ज़रूरत होती है, हाँ। ये मोल्ड्स बनते हैं और मोल्ड को फिर સ્લરી પોર કરકે પ્રોડક્ટ બનતા પ્રોડક્ટ બનતા। Right. ઓકે, પહેલા આપણે આ ગયા હતા, સૌથી પહેલા જે મોલ્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ જોયો આપણે, કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ બધું જોયું, ભઠ્ઠી આપણે વિઝિટ કરી, અને અત્યારે આપણે લોકો છીએ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં। सर विवेक सर, ये जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ वर्कर्स कैसे काम करते हैं? स्पेशली मैं देख रही हूँ कि लेडीज़ भी यहाँ पे काम कर रही है। हाँ। तो ये किस जगह पे कैसे काम करते हैं? तो जैसे किल से मटेरियल जब बाहर आता है, हाँ। हम लोग उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम लोग हाँ। काफ़ी सारे BIS स्टैंडर्ड, हाँ। ASME स्टैंडर्ड, EN स्टैंडर्ड, ऐसे अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ओके। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ये पीस को इंस्पेक्ट करते हैं ओके। ताकि इसमें कोई भी विजुअल डिफेक्ट या फंक्शनल डिफेक्ट ना रहे और ये जी। कस्टमर के पास डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट पहुँचे। इसी तरह से हमारे कंपनी में काफ़ी सारी महिलाएं भी काम करती है। हम लोग जेंडर डाइवर्सिटी में, जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। बिल्कुल। डाइवर्सिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं, आप जी। जैसे कि देख रहे हैं, जी। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट या उनके काम करने योग्य डिपार्टमेंट जितने सारे हैं, जी। उसमें हम लोग काफ़ी वुमन को एम्पावर करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। ये काम बहुत बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा लोगों में सुना जाता है कि लेडीज़ जो है वो कुछ डिपार्टमेंट में ही काम कर सकती है, बट यहाँ पे आगे ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेडीज़ कैन डू एनीथिंग एट एनीवेयर। हमारे यहाँ पे लेडीज़ लगभग सभी एरियाज़ में काम जी। करती है और काफ़ी सारी लेडीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ। बहुत सारी लेडीज़ सेरा कंपनी में काम करती है और इस चीज़ को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कि हम लोग कंधे से कंधा मिला करके सेरा में साथ में काम करें। बिल्कुल। અહીંયા પ્રોડક્શનમાંથી જે સ્ટાન્ડર્ડ પીસ આવે છે, અહીંયા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન અને ફંક્શન ચેકિંગ માટે અમે સ્પેશિયલ લેડીઝને અહીંયા પ્રાયોરિટી આપીએ છીએ કામ કરવા માટે, જેના લીધે આપણે માર્કેટમાં કમ્પ્લેન અને ડિફેક્ટવાળા પીસ ઓછા જાય
અને લેડીઝ થોડું સારી રીતે પીસ ચેક કરી શકે અને સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીના પીસ આપણે માર્કેટમાં મોકલી શકીએ, જ્યાંથી કસ્ટમર આપણે સેરાનું જ્યારે પ્રોડક્ટ લે એને પર્સનલ સેટિસ્ફેક્શન હોવું જોઈએ. અને અત્યારે જે છે એ આખું આપણે ટેસ્ટિંગ डिपार्टमेंट છીએ. सो ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट किस तरह से मतलब क्या होता है? तो जैसे विजुअल इंस्पेक्शन होने के बाद हाँ. उसमें कोई भी डिफेक्ट विजुअल डिफेक्ट नहीं है ये देखने के बाद हाँ. हम लोग प्रोडक्ट का फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं कि वो पीस में कोई फंक्शनल डिफेक्ट ना हो, वो लीकेज ना हो, उसका जो पर्पस है फ्लशिंग प्रॉपर हो, ये सारा चीज़ हम लोग ये एरिया में यहाँ पे इंश्योर करते हैं. हम लोग टेस्टिंग करते हैं. जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लीक टेस्टिंग हो रहा है, प्रोडक्ट लीक नहीं है. ये मशीन से इंश्योर करते हैं. और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग उसमें पानी डाल के फ्लशिंग चेक करते हैं और फ्लशिंग प्रॉपर हो रहा है ये इंश्योर करते हैं. ઓકે. ક્યારે એવું વિચાર્યું હતું કે આ પ્રોસેસ તમારા સુધી આ રીતે ગુજરાત ફર્સ્ટના આ માધ્યમ થ્રુ પહોંચશે? અત્યારે અમે લોકો એ પ્રોસેસ ચેક કરવાના છીએ કે આ પ્રોડક્ટ જે બની ગઈ છે એ પ્રોપર છે કે નહીં. ક્યાંય પણ લીકેજ હોય તો તરત ખબર પડી જશે. સર ये कैसे मतलब इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है. किस तरह से हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा हर प्रोडक्ट यहाँ से जो मार्केट में जाता है वो बेहतर प्रोडक्ट जाता है और 100% परफॉर्मिंग प्रोडक्ट ही मार्केट में जाता है. ठीक है. डाल दी. इसको 50 बॉल्स टेस्ट बोलते हैं हम लोग. 50 बॉल्स टेस्ट. या ये फ्लशिंग टेस्ट होता है. एंड हम लोग एक चीज़ और भी आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कोविड के दौरान जैसे टचलेस वाला एक कॉन्सेप्ट आया था, सेंसर वाला. तो इस तरह से हमारे पास टचलेस प्रोडक्ट्स भी है जो कि खाली हम लोग इसको इस तरह से सेंस करेंगे, इसके ऊपर हाथ करेंगे तो अपने आप फ्लशिंग कर लेगा. हमको टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, ठीक है ना. इस तरह से देखिए आप पूरे तरह से सारे के सारे बॉल आउट हो गए. इस तरह से हम लोग इंश्योर करते कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है. क्या बात है. एंड इसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के शेड्स भी बनाते हैं. हमारे प्रोडक्ट की खूबी है हमारे प्रोडक्ट का ग्लेस कोटिंग जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है. सालों तक इसको कुछ नहीं होगा. उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट की ये भी खूबी है कि हमारा जो ट्रैप है जिससे पूरा वेस्ट फ्लो होता है वो फ्लो होने का जो रास्ता है जिसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं वो कम्प्लीटली ग्लेज्ड, काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे या कम्प्लीटली ग्लेज्ड है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे नए नए कलर्स को बनाते हैं, नए नए कलर के प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कि आप ये देख रहे हो ये डिस्प्ले हमने करके रखा है. अलग अलग कलर के प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे ये फैक्ट्री में बनाते हैं. ये भी नए नए प्रोडक्ट्स है जो हम लोग बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में. सर इसको मैट मटेरियल बोल सकते हैं? यस, इसका जो फिनिश है वो मैट है. हाँ, ये कॉफ़ी, ग्रे एंड बेज, ब्लैक ये अलग अलग कलर्स है. एंड ये मैट फिनिश है. इसमें दो टाइप के फिनिशेस आते हैं. एक आता है मैट, दूसरा आता है ग्लॉसी. सो हम लोग दोनों फिनिशेस बनाते हैं. सो हम अभी QC लैब में हैं और हमने टेस्टिंग भी देख ली, फ्लशिंग कैसे होता है. और आप ये कौन सी प्रोडक्ट आप एक दो अगर प्रोडक्ट के बारे में हम बता सके जो आपकी रिच सेलिंग में हो ऐसी वाली? या अभी जो इस समय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको हम लोग लस्टर बोलते हैं. लस्टर प्रोडक्ट. लस्टर या लस्टर ग्लिट्स एंड लस्टर. ये जो हम देख रहे हैं इसमें 3 कलर के शेड्स है. रोज गोल्ड, फ्रेंच गोल्ड एंड प्लैटिनम. इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग होता है प्रोडक्ट के ऊपर. एंड ये काफ़ी चमक के इसका इस समय डिमांड भी काफ़ी अच्छा है. काफ़ी सारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है. या और इसके सिवाय हम लोग कुछ टेस्ट और भी करते हैं. जैसे आपने टेस्टिंग देखा उसके बाद हम लोग साउंड टेस्टिंग करते हैं. उसके बाद लोड टेस्ट करते हैं. मैं आपको लोड टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ. लोड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है सेरा का प्रोडक्ट हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं जैसे कि अपने घर में इंस्टॉल होता है उस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं. इंस्टॉलेशन के बाद उसको 400 kg का लोड कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर हम लोग उसको देते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है, उसमें कोई क्रैक या उसमें कोई डिफेक्ट ना आए.
ओके 400 केजी का लोड आप देते हैं 400 केजी का लोड Okay. फॉर 1 आवर, कंटिन्यूअस For लोड one फॉर 1 hour. आवर। Okay. 1 घंटा उसके ऊपर लोड देते हैं। उसके बाद हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि देयर इज़ नो डिफेक्ट, हाँ। देन ओनली हम लोग वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी क्वालिटी लैब से होके हम लोग हमारे जो आखिरी 2 प्रोसेसेस है या फिर हमारे प्रोसेस के जो 2 पार्ट्स है, एक है R&D एंड दूसरा है 3D प्रिंटिंग, जो कि हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम में आता है। અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેબોરેટરીમાં। સર ये इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी किस तरह से यहाँ पे काम होता है और कैसे होता है? सो ये हमारा R&D लैब है। ये जो R&D लैब है, हाँ। ये हमारा DSIR सर्टिफाइड लैब है। DSIR रिकॉग्नाइज्ड लैब है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन करती है। अच्छा। वो रिकॉग्नाइज्ड लैब है और यहाँ पे हम लोग जितना भी रॉ मटेरियल हमारा प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है, उसका केमिकल टेस्टिंग और फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्टिंग ये लैब में होता है। तो हमारे पास एक पार्ट में जो है वो केमिकल टेस्टिंग लैब है एंड दूसरा पार्ट जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट होता है बिफोर दे आर यूज्ड। मतलब वो प्रोडक्ट में यूज़ करने के पहले हर एक रॉ मटेरियल का टेस्टिंग होता है यहाँ पे। सो अभी हम लोग जहाँ आए हैं, ये है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एरिया। Okay. यहाँ पे हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और अलग अलग नए नए सेरा के डिज़ाइंस हम लोग ये सेक्शन से बनाते हैं। और हर साल हम लोग लगभग 24 से अधिक डिज़ाइंस बना के हम लोग मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, तो यहीं से अगर सेरा की जो भी नई प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगी वो यहीं से बनकर आएगी। यस। આખી પ્રોસેસ આપણે જોઈ લીધી કે કઈ રીતે આ સેનિટરી વેર બને છે। હવે ફાઇનલ આપણે જે ઊભા છીએ એ જગ્યા છે 3D પ્રિન્ટિંગ। विवेक सर, ये क्या है पूरा 3D प्रिंटिंग और कैसे हो? ये जो 3D प्रिंटिंग है, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के काम में आता है। Okay. जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम लोग उसका 3D प्रिंटेड मॉडल बनाते हैं। ये हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का एक पार्ट है। सबसे पहले 3D प्रिंटिंग होगा, उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और ये प्रोसीजर के साथ हम लोग हर साल कम से कम 24 नए प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। और इतने नए प्रोडक्ट के साथ जो हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो साल का 25 लाख कैपेसिटी ये फैक्ट्री का कैपेसिटी है। और हम इतने नंबर ऑफ पीसेस हम लोग हर साल डिलीवर करते हैं। पर ईयर 25 lakhs। यस, पर ईयर Okay. 25 lakhs। या बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने पूरी प्रोसेस समझाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गुजरात फर्स्ट की ये जो नई पहल है, जो फैक्ट्री शूटिंग है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। આટલી મોટી પ્રોસેસ જાણ્યા પછી સેનિટરી વેર બનાવવાની દરેક રીત એક પછી એક સમજ્યા પછી હું ગઈ હતી સેરા સેનિટરી વેરના વેરહાઉસમાં। આ વેરહાઉસ જ્યાં મેનેજમેન્ટ અફલાતૂન, કોઈ અજાણ્યું પણ આવી જાય તો ખબર પડી જાય કે પ્રોડક્ટ કઈ જગ્યા પર રાખેલી છે। વેરહાઉસની વિઝિટ પહેલા આપણે કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને CHROને પણ સાંભળી લઈએ। ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ આજે આવી પહોંચી છે સેરા સેનિટરી વેર લિમિટેડ અને અહીંયા મારી સાથે અત્યારે છે ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર મિસ્ટર અનુપમ ગુપ્તા, જેમને 34 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને સાથે સાથે સેરામાં એમનો 2.5 વર્ષની સફર। સર, जैसे 44 इयर्स हमने हमारी पूरी सेरा की सफ़र थी, उसमें ज़्यादातर जैसे कि सारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ाता रहता है। तो सेरा में माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सेरा में सबसे पहले टेक्नोलॉजी को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो टेक्नोलॉजी के साथ अब मार्केट में है? तो सेरा सैनिटरी वेयर का जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1980 में है एंड अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ श्री विक्रम सोमानी। एंड 1980 में वो टाइम था जब कोई टेक्नोलॉजी की और ये सब बात नहीं करता था। उस टाइम भी बिकॉज ऑफ द विजनरी लीडरशिप हम लोगों ने सैनिटरी वेयर प्लांट को लगाया और उसके साथ ही
हमने ग्रीन एनर्जी के प्रति ध्यान दिया और विंड टरबाइन में इन्वेस्टमेंट किया। एंड उन सब इन्वेस्टमेंट का ये नतीजा हुआ कि आज हमारी जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, जिसमें हम सोलर और विंड दोनों लेते हैं, उससे हमारा कारोबार का जो बिजली का खर्चा है उससे मोर देन 80% वहाँ से कर लेते हैं। नॉट ओनली दैट, हमने जब सैनिटरीवेयर प्लांट लगाया, हमारा हमेशा से उद्देश्य था कि हम हाई टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी पे करें और हमारी जो क्लिन है, जो हार्ट लाइन ऑफ सैनिटरीवेयर इंडस्ट्री मानी जाती है, उसमें हमने जर्मन की इम्पोर्टेड क्लिन ली। और उस साल में जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक उस टाइम में बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू था, बट जो कमिटमेंट था मैनेजमेंट का, लीडरशिप का, उसके प्रति देखते हुए हमने वो किया कि इम्पोर्टेड क्लिन लिया। उसके बाद हमने 2010 में हम लोगों ने फॉसेट को स्टार्ट किया। अगेन हमने फॉसेट में जो मशीनें हमने यूज़ करी, उस टाइम में इम्पोर्टेड मशीनें हमने ली, जबकि इंडिया में भी ले सकते, लेकिन हमने कोई कंप्रोमाइज़ ना तो टेक्नोलॉजी में की ना मशीन में की। और उसका नतीजा ये है कि आज हमारा सैनिटरीवेयर प्लांट में रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। सेम थिंग हमारे फॉसेट में वी आर गोइंग अहेड विद द मैन्युफैक्चरिंग 4.0, जिसमें हम IoT का बहुत यूज़ करने वाले हैं। ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया। प्लस उस टाइम में भी हमने R&D सेंटर का फॉर्म किया, जो कि हमारी आज की डेट में DSIR एक्रेडिटेड R&D फैसिलिटी है। तो अगर आप देखें कि शुरू से ही, जब से सैनिटरीवेयर एंड फॉसेट बना, और वो टेक्नोलॉजी के साथ बना, हाई क्वालिटी के साथ बना, और आज की डेट में हमारी सैनिटरीवेयर की जो कैपेसिटी है वो 27 लाख पीसेस पर एनम है, और फॉसेट वेयर की हमारी जो कैपेसिटी है वो 48 लाख पर एनम है। तो इस कैपेसिटी के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग वेरी वेल प्लेस्ड हैं, और मैं गर्व के साथ बोलूँगा कि आज हम लीडरशिप पोजीशन में हैं। बिल्कुल, आपने जो ये सारी इंफॉर्मेशन दी, उसमें सबसे पहले आपने ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की थी, विंड एनर्जी और सोलर प्लांट वगैरह। उसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल अगर आप बता सके व्यूअर्स को। तो जब हम लोगों ने प्लांट लगाया 1980, जब कोई ग्रीन एनर्जी की बात नहीं करता था, और उस टाइम जो एनर्जी आती थी ज़्यादा कोल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट या डीजल पावर प्लांट में आया करती थी। लेकिन उस लीडरशिप की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट हमने विंड में किया, जबकि कैपिटल कॉस्ट उस टाइम में विंड एनर्जी में काफ़ी लगती थी। बट फिर भी हमें मालूम था कि आज से कुछ साल बाद ये एनर्जी हमको काफ़ी बेनिफिट देगी, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक जो कार्बन का जो लोड है प्लैनेट अर्थ पे, उसका भी रिडक्शन आएगा। और उसका नतीजा था कि हम लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया, और जब हमने प्लांट को लगाया, उस टाइम हमने रूफ पे प्लांट की सब जगह सोलर सेल लगाए, और उसका और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई उसके बाद, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिप्रिसिएशन बेनिफिट्स वगैरह दिए। बट हमारा उद्देश्य कभी भी डिप्रिसिएशन बेनिफिट को ना देखते हुए, बल्कि ये था कि हम कैसे कैसे कितना भी ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्ट करें, सो दैट हमारा जो एक इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा जो है ऑलमोस्ट ग्रीन एनर्जी से आ जाए, और हम उस उद्देश्य में काफ़ी सफल भी रहे। नॉट ओनली दैट, ग्रीन एनर्जी के अलावा हमारा ये भी बहुत बड़ा कंसर्न था कि जैसे जैसे हम फैक्ट्री लगाएं, हम वेस्ट की रिसाइकलिंग करें, हम ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज करें, जिससे कि अपने प्लैनेट अर्थ पे कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं आए। और उसके लिए हम लोगों ने ZLD अचीव करने के लिए हमने रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी लगाई, एंड उसके बाद हमने एवापोरेटर्स लगाए, जिससे कि हम जितना भी सॉल्ट है वो निकाल के फ्रेश वाटर जो आता है उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। इससे हमारा जो फ्रेश वाटर कंजम्पशन भी कम हो जाता है, और प्लस जो लोड है, जो एफ्लुएंट लोड है, वो काफ़ी कम हो जाता है। नॉट ओनली दैट, हमने उसके बाद रेन हार्वेस्टिंग भी किया। हमारे जितने भी रूफ हैं, अगर आप देखेंगे, उसमें हमने ड्रेन ले रखा है, और हम जितना भी बारिश का टाइम मानसून का होता है, सारा बारिश का पानी हम डीप इनसाइड द अर्थ लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा वाटर लेवल, ना ओनली हमारा कड़ी का बट पूरे प्लांट का हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है। इससे जो बोरवेल कैपेसिटीज़ है वो मेंटेन रहती है। तो हमारा हमेशा से हम लोग फोर रनर्स रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग करें,
एक हम जो एथिकल मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं और उसी का नतीजा है कि नॉट ओनली ग्रीन एनर्जी बट सस्टेनेबिलिटी में भी हम फोररनर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और गुजरात फर्स्ट की टीम को आपके साथ जुड़ के काफ़ी प्राउड फील हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और गुजरात फर्स्ट की टीम को आपके साथ जुड़ के काफ़ी प्राउड फील हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। મારું નામ ડૉક્ટર અનિલ કામલિયા છે. હું સેરા સેનેટરી વેર લિમિટેડ કંપનીમાં CHRO એટલે કે ગ્રુપ HR હેડ તરીકે કાર્યરત કરું છું. હું સંપૂર્ણ સેલ્સ માર્કેટિંગ અને પેન ઇન્ડિયામાં આવેલા CSG ડેપો અને બધાની જે HR એડમિન અને સંપૂર્ણ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ નિભાવી રહ્યો છું. મારી કંપનીમાં ટોટલ 4500 કરતાં પણ વધુ કામદાર કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે, જેમાં 1500 વર્કમેન છે, 1500 કોન્ટ્રાક્ટ લેબર છે અને લગભગ 1400 કરતાં પણ વધુ સેલ્સ અને માર્કેટિંગના સ્ટાફના કર્મીઓ અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અમે અહીંયા જે અમારા એમ્પ્લોઈઝના પોતાના એજ્યુકેશન માટે પણ ઘણા બધા કટિબદ્ધ છીએ અને એટલે જ એમના માટે અમે ઘણી બધી ડિફરન્ટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ તથા ઘણા બધા ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે અમે ટાઈપ કર્યું છે, જેથી કરીને એ લોકો પોતે સારામાં સારા કોર્સ પણ આપણે જોઈન કરી શકે છે અને જેની ફીસ પણ અમે રિએમ્બર્સ કરાવીએ છીએ. અમારી આ કંપનીની અંદર અમે જો સૌથી મોટામાં મોટું એક અમારું એક સિંહ ફાળો કહી શકીએ તો અમારી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 200 કરતાં પણ વધુ ફિમેલ એસોસિએટ્સ કામ કરી રહી છે અને અહીંયા સોફ્ટફ્લોરની અંદર પણ લગભગ 160 કરતાં વધારે આપણે ફિમેલ સંકળાયેલી છે અને લગભગ 70 કરતાં પણ વધારે ફિમેલ અમારા ડિફરન્ટ જે ડેપોઝ અને CSC સેન્ટર છે ત્યાં એ બધા આપણે કામ કરી રહ્યા છે. એટલે એ બાબતે પણ અમે કટિબદ્ધ છીએ અને એ જ નહીં પણ અમે અહીંયા એક સ્પિરિચ્યુઅલ અને પ્યોરલી એથિકલ વાતાવરણ મળી રહે અમારા એમ્પ્લોઈઝને, એના માટે અમે 4 મુખ્ય વેલ્યુઝ ઉપર કામ કરીએ છીએ, જે છે લવ, કેર, રિસ્પેક્ટ અને ટ્રસ્ટ. અને અમે બહુ પ્યોરલી માનીએ છીએ કે અમારા જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને અમે પોતે એક માતાની જેમ પ્રેમ નહીં આપીએ, એટલો જ એમને પ્રેમ આપીશું, એમની કેર કરીશું અને એમને એટલો રિસ્પેક્ટ આપીશું તો જ એ લોકો વિશ્વાસથી અમારી સાથે સંકળાયેલા રહેશે. અત્યારે આપણે જે જગ્યા પર ઊભા છીએ એ છે સેરાનું વેર હાઉસ. કેટલું મોટું છે આ વેર હાઉસ? 4.5 લાખ સ્ક્વેર ફીટ છે. સી આ વેર હાઉસ વિશે વધારે માહિતી માટે હું દિનેશ સરને ઇન્વાઇટ કરીશ. સર, એમને ચાલીને આવતા પણ આટલો સમય લાગે છે. દિનેશ સર, આ વેરહાઉસ આટલું મોટું, હવે આમ જોવા જઈએ તો ભારતભરમાં સેરા જે છે એ બહુ જ બધી નામના અત્યાર સુધી કમાઈ ચૂક્યું છે અને એ વેરહાઉસને ચલાવવા માટે મેં ખુદ મારી રીતે જોયું કે મેન પાવર ખૂબ ઓછો છે જી, અને વધારે શું અહીંયા વેરહાઉસમાં પણ ફેસિલિટી છે વર્કર્સ માટે એ પણ કહેજો. જી મેમ, આ ગોડાઉન અમે 2 મહિના પહેલાં જસ્ટ ચાલુ કરેલું છે, જેનો એરિયા છે 4,50,000 સ્ક્વેર ફીટ, જે ભારત વર્ષમાં સૌથી મોટામાં મોટું વેરહાઉસ સેનેટરી વેર સેગમેન્ટમાં છે. અહીંયા 200 જેટલા કર્મચારીઓ ડેઇલી કામ કરે છે અને 100 જેટલા વ્હીકલ કન્ઝાઇનમેન્ટો અમે ડેઇલી અહીંથી ડિસ્પેચ કરીએ છીએ. આ જ રૂફની અંદર ટોટલ 3,000 જેટલા SKU પ્રોડક્ટ્સ અમે અહીંયા સ્ટોર કરીએ છીએ, જેનું ઇનવર્ડ આઉટવર્ડ અમે વ્યવસ્થિત રીતે કરીએ છીએ. આ એક જ રૂફની અંદર 4.5 લાખ સ્ક્વેર ફીટનો પ્લાનિંગ એ સપ્લાય ચેનની કોસ્ટ ઓછી કરવા માટે અને કંપનીની સપ્લાય ચેનની એફિશિયન્સી વધારવા માટેનો એક પ્રયાસ કરેલો છે. અહીંયા એક જ રૂફની અંદર રહેવાથી બધી જ પ્રોડક્ટો સેનેટરી વેર, ફોસેટ, PVC, વેલનેસ, કિચન સિંક્સ એ બધી પ્રોડક્ટ એક જ ટ્રકમાં એક જ સાથે વ્યવસ્થિત ક્વોલિટી ચેક કરી અને મોકલી શકીએ છીએ, જે કંપનીની સપ્લાય ચેનની કોસ્ટ રિડક્શન કરવામાં બહુ મહત્ત્વનો ફાળો ભજવે છે. સો અત્યારે જેમ સરે વાત કરી કે આટલું મોટું વેર હાઉસ ઇટ્સ વેરી બિગ ચેલેન્જ, અને આ જે જગ્યા પર અમે લોકોએ આખી વિઝિટ કરી, આઈ મસ્ટ સે મેનેજમેન્ટ અફલાતુન છે. અને આટલું મોટું ભારતનું જો સેરા વેર હાઉસ હોય તો કેમ નહીં. થેન્ક યુ સો મચ. ફેક્ટરી શૂટમાં આજે આપણે વિઝિટ કરી સેરા સેનેટરી વેર લિમિટેડની. કઈ રીતે આ બધી જ પ્રોડક્ટ બને છે, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કઈ રીતે થાય છે, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આખા ભારતમાં કઈ જગ્યા પર અને કેવી રીતે છે, અને કઈ રીતે આ કંપની આટલી વિશાળ બની છે.
ફેક્ટરી શૂટમાં આવા બહુ જ બધા એપિસોડ્સ તમને જોવા મળશે અને ત્યાં સુધી તમારે નેક્સ્ટ વીક સુધી બસ રાહ જોવાની છે. જો તમને પણ એવું લાગતું હોય કે તમારી પણ કોઈ એવી કંપની છે કે તમારી પણ કોઈ એવી બ્રાન્ડ છે કે જેની ફેક્ટરી વિઝિટ તમારે લોકો સુધી પહોંચાડવી છે ગુજરાત ફર્સ્ટના માધ્યમથી, તો મોસ્ટ વેલકમ.